86-87 में, जब कराची में बोरी बाजार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जहाँ कोई 450 जख्मी थे, और मैंने उस दिन मैंने हाउस जॉब शुरू किया था। जब वो इमरजेंसी में आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ जख्मी भी आ रहे थे। हमें याद है कि जख्मियों को निकालना डेड बॉडीज़ में से, और उनको बेड ख़त्म हो गए तो फर्श पे ट्रीट किया। तो उस वक्त जो है ना एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई, वो इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, ये कराची वालों का खासा है, वैसे हर मुश्किल में खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे दे के खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने नहीं देखी। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम बैठक में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फरहाना उवैस। कहते हैं कि जो खिदमत खल्क है ये एक ऐसा आफाकी जज्बा है कि जिसके लिए किसी मज़हब की, किसी फ़िरके की, किसी जमात की या किसी कौम की कोई कैद नहीं होती। ज़ाहिर है, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना भी खिलाया जाएगा, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाया जाएगा, और अगर कोई बीमार है तो उसको दवा दी जाएगी। और हर माशरे में चूँकि ये अखलाकी कदरों की बात होती है तो कुछ न कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो कि अखलाकी कदरों पर पूरा उतरते हुए अपनी ज़ात से आगे सोचते हैं, और वो उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास या तो वसाइल की कमी होती है या वसाइल होते ही नहीं हैं जो वो अपनी इन ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। और बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि जिन माशरों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी ज़ात से बढ़कर इन लोगों के लिए सोच रहे होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी एक शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से आगे बढ़कर उन लोगों के बारे में सोचा जो ज़रूरतमंद थे, जो दवा नहीं ख़रीद सकते थे या जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बीमारी का इलाज कर सकें। तो उन्होंने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जहाँ पर उन तमाम लोगों को जिनके पास ये वसाइल नहीं थे वहाँ आकर अपना मुफ्त इलाज भी करा सकते थे, और वहाँ आकर वो मुफ्त दवाएं भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के फाउंडर और प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए इतना वक्त निकाला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जिस तरह से आपकी मसरूफियात हैं और आप कितने बिज़ी रहते हैं, तो मकसद यही है कि न सिर्फ ये कि हम आपकी उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें जो आप इतने तवील अरसे से कर रहे हैं, बल्कि कुछ आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को भी उजागर करें जिनसे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कोई इंस्पायरेशन ले, और वो भी जहाँ जहाँ फील करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए तो वो आपसे कुछ सीख सकें। तो मैं समझती हूँ ये एक तवील सफ़र है। कोई भी शख्स जो है वो रातों रात ना तो बहुत कोई काम बड़ा कर सकता है, ना कोई बहुत बड़े मकसद को हासिल कर सकता है। इसके पीछे तवील जद्दोजहद होती है, और मेरा ख्याल है वो जद्दोजहद जो है वो आपके बचपन से शुरू हुई भी होती है, और वहाँ से कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है जो आपके जहन में बैठ जाती है, फिर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। मैं जानना चाहूँगी कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत में वो ऐसा कौन सा एलिमेंट रखा था जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको मौका देने का, और यकीनन मैं उन जगहों ज़रूर जाता हूँ जहाँ पर यूथ के लिए कोई बात हो रही हो, क्योंकि उसमें एक सेल्फिश एटीट्यूड भी है, क्योंकि वो इसलिए कि यही हमारा मुस्तकबिल है। बेशक। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा पाकिस्तान, सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान हो। तो हमारे ज़माने में जैसे डेफिनेटली एक खुशकिस्मती होती है कि आप किसी दीनी घराने में हों, और मेरे खुशकिस्मत था कि एक दीनी घराने में मेरे वालिदैन जो थे वो तहज्जुद गुज़ार थे, और मेरे वालिद साहब की तो वो जो ही इक़दार जो होते हैं इस्लामी इक़दार, वही उन चीज़ों पे अमल करना। और जब इस्लामी इक़दार होती है, जैसे वो कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। बेशक बेशक। तो वो चीज़ें आपके साथ गुट्ठी में होती हैं शुरू से। बेशक। तो मेरे वालिद साहब जो उनकी एक आदत होती थी कि दुआ बहवास करा करते थे। अच्छा। वो दुआ में वो हर नमाज के बाद अपने बहन भाई उनके नाम लेकर, उनके बच्चों के नाम लेकर, तो अपने बच्चों के नाम लेकर। तो मैंने सारी उम्र अपने लिए एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। माशाल्लाह। ना इज़्ज़त के लिए, ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए। तो अल्लाह क्या ताला आप बहन भाइयों में मतलब कितने बहन भाई हैं, पहले तो ये बताइए। हम माशाल्लाह 7 भाई और 4 बहनें। आपका नंबर क्या था इसमें? मेरा भाइयों में जो है ना बेसिकली 5वां नंबर था। तो ये जो मखसूस दुआ आप अपने लिए कह रहे हैं,
तो क्या दीगर बहन भाइयों के लिए इसी तरह की दुआ होती थी या आपके लिए कोई खास थी ये? मेरे लिए तो यही थी। अच्छा। क्योंकि मेरा शुरू से था कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक। और वो हमारा ज़माना था ना कि बच्चे से पूछते थे आप बड़े हुए क्या बनोगे, तो मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर। बिल्कुल। अब उस दो में ना जाए तो कॉमर्स में चले जाते या आर्ट्स में चले जाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन मैं एक जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहता था और मकसद यही था कि इंसानियत, क्योंकि उस ज़माने के डॉक्टर्स को देख कर एक एहसास होता था कि एक फैमिली फिजिशियन कैसा होता है। बिल्कुल। वो जो आपकी घर की तमाम चीज़ें उसको पता होती थी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपके घर रोल मॉडल हुआ करते थे। तो बस वहाँ से ये घर की तरबियत थी और उनकी दुआएं थी कि अल्लाह मियां ने यहाँ पहुँचाया। आपने किस एज में आके ये महसूस किया कि मुझे जो है डॉक्टर तो मैं बन रहा हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए जो मैं इसको इस अपने प्रोफेशन के साथ आगे लेकर इसको बढ़ सकूँ? देखिए, जो अगर देखा जाए तो ये तो था कि खिदमत करनी है, तो किसी तरह भी से हो सकती थी। लेकिन जब मैं डा मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ 1979 में, तो उस वक्त उसके साथ सिविल अस्पताल था, जो सरकारी हॉस्पिटल था। उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत बुरे हालात में होता था। अच्छा। बिस्तर और डॉक्टर तो मिल जाते थे, बाकी सारा आउट ऑफ पॉकेट होता था। सही। और गरीब तरीन लोग आया करते थे। आज भी यही हाल है। हाँ, इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते हैं। आज का सिविल हॉस्पिटल बहुत बेहतर है उस ज़माने के, अगर मैं देखकर उससे कंपेयर करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस ज़माने के और आज के मुकाबले में। तो वो हर मरीज ना कोई कहानी लेकर आता था, ना कोई अपनी बकरी बेच के आता था, कोई भैंस बेच के आता, कोई घर बेच के आता था इलाज की खातिर। और बहुत सारे वालिदैन को मैंने अपने कानों से सुना कि अपनी जवान औलाद के लिए कि अल्लाह इसको उठा ले, अल्लाह, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूं और घर पे 8 को बटा दूं। अच्छा। तो जब इस नहज पर पहुंच चुके हो तो स्टूडेंट्स ऑफ डा मेडिकल कॉलेज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा। उस ज़माने में जो गरीब मरीजों के लिए दवाइयाँ खरीद के देती थी, ब्लड खरीद के दिया करती थी। उस ज़माने ब्लड का वॉलंटियरिज्म था नहीं, और ब्लड यूजली जो ब्लड डोनर्स होते थे वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे जो अपना ब्लड बेचा करते। तो हफ्ते में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना नशा करने वाले लोग। जी बिल्कुल। वो हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। तो उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था। अल्लाह अकबर। तो वो स्ट्राइक में चले गए थे। 1981 की बात है। बहुत शहर में क्योस हुआ, बहुत सारी अमवात हुई, लेकिन हमने सोचा कि हम इनके होस्टेज नहीं हो सके तो अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। तो पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 1982 में बनाया था, और मैं एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। सही। तो बस वहाँ से एक सिलसिला असल में वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सफ़र 1980 से शुरू हो चुका था। अच्छा, वो जो हम सुनते हैं ना कि डॉक्टर्स जो हैं वो ओथ लेते हैं अपने, जब कंप्लीट करते हैं एजुकेशन के, हम इंसानियत के लिए जो है वो हरदम खड़े रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर वैसे ये होता है कि वो भूल जाते हैं बाद में ना, फिर वो अपने इस सोच में कि जी हम अपने कैरियर में किस तरह आगे बढ़ें और किस तरह चीज़ों को आगे लेके चल सकें अपने तरक्की के हवाले से ना। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आपका जज्बा रहा, ये हर डॉक्टर बुनियादी तौर पर इस जज्बे को लेकर ही मेडिकल की तालीम में आता है, लेकिन फिर आपका ये जज्बा, जिस तरह आपने कहा कि ब्लड बैंक भी बना लिया और लोगों के लिए इस तरह से सोचने लगे, तो ये इंडस हॉस्पिटल की कहानी जो है ये कहाँ से शुरू होती है, ये जहन में कैसे आया? ये शुरू हुई थी 1986-87 में, जब कराची में बोरी बाज़ार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। जहाँ कोई 75 लोग ज़ख्मी हुए थे और कोई 400 लोग 450 ज़ख्मी थे, और मैंने उस दिन हाउस जॉब शुरू किया था। अच्छा, ओके। और जब वो इमरजेंसी में आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसके साथ ज़ख्मी भी आ रहे थे। हमें याद है कि ज़ख्मियों को निकालना डेड बॉडीज़ में से, और उनको बेड ख़त्म हो गए तो फर्श पे ट्रीट किया। अच्छा जी। तो उस वक्त जो है ना एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई, वो इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, ये कराची वालों का खासा है, वैसे हर मुश्किल में खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे दे के खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने नहीं देखी। बेशक। चाहे वो 2005 का ज़ल्ज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, या कोविड हो, या फिर सैलाब अभी जो हुआ, तो जिस तरह रिएक्ट करते हैं। तो जब हम इससे निकल गए इस क्राइसिस से, तो हमने सोचा कि इमरजेंसी को नया बनाते हैं। ठीक। तो 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनवाया शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट के साथ, और हमने फिर उस पर काम शुरू किया सिविल हॉस्पिटल में ही। सिविल हॉस्पिटल में। ठीक। तो पैसे जब जमा करना शुरू किए तो उस ज़माने का बजट बना था 36 लाख रुपए।
अच्छा, ये 81 की आप 87 की बात 86 87 की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने पैसे जमा करना शुरू किया तो हम पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए। ठीक। और उनसे हमने फिर बताया कि इस तरह करना चाहते हैं। तो 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। माशाल्लाह, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारी नई जनरेशन जो कोई भी काम होता है तो उस मकसद को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें से जब हमने कोई 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत में थी ना, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, और उस वक्त बड़ी अहमियत थी। 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता जी था। बिल्कुल। आपको जेब खर्ची के लिए 1 रुपया मिलता था, ऐसे ही है। उसमें भी बस आप आपस में वो कर लेते, शेयर कर लेते थे। तो जब इनॉग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो अच्छा, इस दौरान PWD ने हमें बहुत तंग किया था। तो जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अच्छा, ख्वाब 1987 में देखा सोच लिया था। 87 में ख्वाब देखा गया जो शर्मिंदा ताबीर हुआ 2007 में। सही, बहुत लंबा अरसा नहीं लगा वैसे। बहुत लंबा। इसके अंदर इसके दौरान इस दौरान आपने जो मेहनत की इस दौरान बहुत कुछ हुआ जी, क्योंकि देखिए ना मैं तो हाउस जॉब करके फारिग हुआ था। सही। तो इसके बाद हमारे जो दोस्त थे कुछ वो तो बाहर चले गए, कोई यूके चला गया, कोई कैरियर के हवाले से जाहिर है। मैं पाकिस्तान में रहा, मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था। अच्छा। तो मैं फैमिली का एक ही डॉक्टर था। तो मुझे कहा करते थे बेटा तुमको पाकिस्तान में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेगा। ऐसा ही। तो फिर मेरा मिशन था, मैंने कार्डियक सर्जन बनना है। और कार्डियक सर्जरी उस जमाने में सिर्फ NICVD में हुआ करती जी, और उसका ही बहुत बड़ा नाम था। उसमें बड़ी उनका एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती थी, 3-3.5 साल नंबर आने में लगते थे। इतना लंबा। और मैं पता होता था कि आधे से ज़्यादा मरीज वापस नहीं आएंगे। दिल के मरीजों का तो कुछ पता नहीं होता। तो उस वक्त अब 5 साल मेरा गुजर चुका था, लोग मुझे जानते थे PWA के रेफरेंस से। तो लोग अब कहा करते थे कि यार आपको पैसे चाहिए हो, इसके लिए हार्ट वाल्व के लिए चाहिए हो, दवाइयों के लिए चाहिए तो पैसे ले लें हमसे। तो सैयद रहमान से मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो मासेस को फ़ायदा होगा, इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने 3 महीने के अंदर कोई 8 करोड़ रुपए जमा किए। और अच्छा, ये कैसे? बस कि नए थिएटर बनाने हमने। अच्छा, जो लोग वॉलंटियरली आ रहे थे उन्हीं लोगों नहीं, डोनर्स के पास गए, और हमने कोई 2 थिएटर ऐड किए, ICU को डबल कर दिया। तो वेटिंग लिस्ट हमारी 6 माह पे आ गई। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने 95 में फेलोशिप कर दी डा मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल में मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई। सही। और मुझे ये बता दिया कि आपके लिए 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है आपके लिए। सही। जिसका मुझे अंदाज़ा था और जिसका मुझे इदराक भी था। और मुझे जो है ना, मैं इस मिशन के साथ गया था कि मैंने सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी बना दी है। सही। कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई, और सिविल हॉस्पिटल में कोई 10 करोड़ रुपये जमा करके लोगों से फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी के तहत सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर दिया। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि कोई भी मकसद हो, अगर आपके पास चंद अच्छे लोगों की टीम ना हो तो क्या आप उस मकसद को अचीव कर सकते हैं? टीम के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और उससे सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है ना वो ये है कि आपका यकीन होना ज़रूरी है। बेशक। और यकीन अल्लाह के ऊपर यहाँ से होना चाहिए कि जी यहाँ से। हम ऐसे ही ज़बान में कहते अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, हम कहते ऐसे ही कह रहे हैं हम लोग। बेशक। क्योंकि ये मान नहीं सकता कि अगर यहाँ से कहा जाए वो पूरा ना हो। बेशक, ये आपने अपने यकीन की जिंदा मिसाल दे दी, एक्सपीरियंस भी किया उसको। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर कार्डियक सर्जरी हो गई शुरू। तो 2004 में मेरे साथी वापस आ गए, इनको जमा किया। मैंने कहा हमने ख्वाब देखा था, वक्त आ गया इसको पूरा करते हैं। जो बाहर पढ़ने के लिए गए, बाहर पढ़ने गए थे। और 2005 में फिर हमने काम शुरू किया। क्या वो सब इस बात पे राजी थे कि जो इतना बड़ा आप एक ख्वाब देख रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो साथ खड़े रहेंगे और कोई मसला नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल। या वो थोड़ा डर रहे थे कि आप जो सोच रहे हैं ये मुमकिन भी है कि नहीं? देखिए, मेजॉरिटी तो वो जो मेरे अपने साथी थे वो भी कन्विंस नहीं थे कि शायद फ्री में चल सके। सही। और लेकिन ये था कि जी करना चाहिए। ये तो एक कार्डियक सर्जन जिसकी एक बड़ी अहमियत वैसे ही होती है और उसके कैरियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से मैदान हैं जिनमें वो अपना काम कर सकता है, वो अपने फाइनेंसिस को बढ़ा सकता है। लेकिन वो उस पोजीशन पे होते हुए लोगों के लिए सोच रहा है, और न सिर्फ खुद सोच रहा है बल्कि अपनी टीम को भी कायल कर रहा है कि तुमने मेरे साथ काम करना है। तो वो कैसे आपने कायल किया? देखिए, पहले तो आपका अपना जो मिशन विजन क्लियर होना चाहिए। तो मेरी क्लैरिटी थी
क्योंकि देखिए इसमें मुझे अंदाज़ा था कि मैंने जाके और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी के लिए और तैयार होना पड़ता है, और कुर्बानी के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और कुर्बानी सिर्फ माल की नहीं होती है, आल की भी होती है, औलाद की भी होती है, जान की भी होती है। एंड आई वॉज विलिंग फॉर दैट, क्योंकि मुझे मकसद बहुत बड़ा था। और मैंने यही सोचा था कि देखिए मैं एज ए कार्डियक सर्जन क्या कर सकता हूँ। मैक्सिमम मैं ज़िंदगी में 15,000 20,000 ऑपरेशन कर सकूँगा। बिल्कुल। लेकिन मैं समझूँ कि अगर मेरा विजन ये हो कि मैंने इतना बड़ा अस्पताल बनाना है, इतना नेटवर्क बनाना है, तो मैं कोई 10 कार्डियक सर्जन खड़े कर सकता हूँ तो 1.5 लाख 2 लाख का ऑपरेशन हो सकेंगे। बिल्कुल। और अगर मैं हॉस्पिटल की दूसरी चीज़ें देखूँ तो ये लाखों में चली जाएगी ना, ये करोड़ों में चली जाएगी बात। तो एज अ कार्डियक सर्जन 15,000 आदमियों को, 15,000 लाइफ को, 15,000 फैमिली को कर देना और करोड़ों को कर देना, जमीन आसमान का फर्क। बेशक इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये तो हो सकता है कि जी आपके पास, मैं वो करता रहता और पैसे बना लेता। इधर क्या होता, कुछ जो 2-4 हज़ार गज में घर होता, 2-4 अच्छी गाड़ियाँ होती। बेशक। ठीक है, सोना 6 फीट की जगह 6-6.5 फुट की जगह पे दिन में 3 दफ़ा ही खाना खाना है। बिल्कुल ऐसे चलती गाड़ी होनी चाहिए जो रुके नहीं। आमतौर से लोग इसी तरह सोचते हैं। जी। तो बस वो सब चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो जितनी दुआएं मिल रही हैं वो उस वक्त ना मिलती, वो तो ये कहते हैं डॉक्टर अच्छा, ये आपने ना सिर्फ ये कि पहले सिविल हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी वार्ड के लिए इतना काम किया, उसके बाद फिर आपने NICVD में आकर भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए इतना काम किया, और फिर आपने सोचा कि मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जहाँ पर ये तमाम लोग जो इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं ये ना गुजरे, बल्कि उनको वो सहूलत आसानी से मैसर हो। तो इनिशियली आपको कौन से चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े, और जिनको फिर आपने वहाँ पर आपकी डेडिकेशन वही रही और आपने कहा नहीं मैंने हिम्मत नहीं हारनी? देखिए सबसे पहले तो जिसको मैं कहूँ कि शुरू में स्टार्ट करना, और वो हमने कम कूद पड़े बगैर पैसों के बस, और हमने कहा कि जी अल्लाह करेगा। बेशक। और ठेकेदार से बोला काम शुरू करो, जब पैसे आएंगे। इसका मतलब है कि वो ठेकेदार भी उसी यकीन के साथ आया था? हाँ, उसको भी उसने कहा देखी जाएगी। तो और बस उसको ये कहा कि जब जो ये है कि बस मेहरबानी ये करना कि बिल दे दिया करना, ताकि किसी को दिखा के इतने पैसे बाकी देने हैं ठेकेदार के, दे दो। यकीनन। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें होती रही, और काम फिर आपकी ट्रैक बना हुआ था और लोगों को पता था कि ये लोग, क्रेडिबिलिटी थी, जो कहते हैं वो करते हैं। सही। तो वही चीज़ आपके साथ असल बात यही है, क्रेडिबिलिटी की बात है। आप डिलीवरेंस कर सकते हैं, और फिर जो मरीजों की दुआएं भी तो आपके साथ इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते थे कि वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इशारा है ना कि जब मेरा बंदा जो है वो मेरे ही बंदों के काम में लग जाता है तो फिर मैं उसके कामों में लग जाता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उस तरह से आपको आसानियाँ देना शुरू कर दी। अल्लाह ने आसानी, जो जैसे कहते हैं कि कोई आप काम का इरादा करेंगे फिर पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है कि इसको पूरा होना चाहिए। तो यूनिवर्स पूरी हो जाती है आपके साथ कि उसको होना चाहिए। और कहाँ से, और ऐसी जगह से आता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, आपका जो है ना ख्याल में भी नहीं होता। तो मेजर जो आपके डोनर्स थे वो आपको कहाँ से मिले? देखिए इनिशियली हम कराची में थे, और कराची से शुरू हुआ, तो मेजर कराची से ही आए थे। कराची के लोगों ने किया, और उन्होंने अस्पताल को जारी किया। कुछ बाहर से भी थे, हमारे जो पुराने डोनर्स चल रहे थे वो भी थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए और हमारा काम बढ़ता गया और हमारी जो अस्पताल बढ़ते चले गए, फिर हम खुद भी बढ़ते चले गए। फिर हमने बाहर भी, हमारे पाकिस्तानी दोस्त बहुत थे, पाकिस्तानी एक्सपर्ट, पाकिस्तानी हर जगह दुनिया में है। दुनिया में किसी कोने में चले जाए आपको पाकिस्तानी, और डॉक्टर हर जगह मिलेगा आपको। सही, और वो उससे मिल जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ तक पहुँचने में पाकिस्तानियों क्या बड़ा हाथ है, जो पूरी हमारी कौम का एक कंट्रीब्यूशन है, पूरी कौम का बात। मैं तो अब कहता हूँ कि इंडस हॉस्पिटल अब इस वक्त एक तहरीक है, एक फ़लसफ़ा है, और जो कि पाकिस्तानियों ने सोचा, पाकिस्तानियों ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, और पाकिस्तानी ही इसको बढ़ाएंगे और पाकिस्तानी ही इसको चलाएंगे। बेशक ऐसे ही है। लेकिन जिस वक्त आपने इसकी बुनियादें रखी, जो पहला आपका इंडस हॉस्पिटल कराची में तैयार हुआ और जिसमें आप लोगों ने काम शुरू किया, उस वक्त आप लोगों ने कुछ उसूल तय किए होंगे कि ये हमारे बुनियादी उसूल हैं जिनको हमने लेकर चलना है ताकि हम तमाम लोगों को बराबरी से लेकर चल सकें। क्योंकि ज़ाहिर है हॉस्पिटल में जो है आप किसी फ़िरके को लेकर नहीं चलते, आपने एज ए होल पूरी सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं उनको लेकर चलना होता है। तो ऐसे क्या उसूल थे जो आपने तय किए थे और आपकी टीम उसमें आपके साथ थी? देखिए सबसे पहले तो ये था कि जो कोर वैल्यू थी कि फ्री होगा।
ठीक है, ये तो बुनियाद थी हमारा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत लोगों ने हमसे बहस की कि देखो ये नहीं चल सकेगा, और किसी ने ये मुश्किल है। दूसरा हमने ये कि हमने इसको पेपरलेस कर दिया डे 1 से। और हमने कंप्यूटर जो वो थे प्रोग्रामर्स, सबसे पहले उनको हायर किया और उनको बिठा दिया डॉक्टरों के साथ कि हमको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो कि पेपरलेस हो जाए। सही। तो वो एक निज़ाम सिस्टम के तहत आ गया। तो फिर यानी आपने बुनियादी तौर पे ही ये तमाम चीज़ें तय कर ली थी। डे 1 से जब हॉस्पिटल बन रहा था तो मेरा वहाँ पर सॉफ्टवेयर बन रहा था। ठीक, यानी आईटी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जो भी आप लोगों के पास पेशेंट आता है, एक दफ़ा आ गया तो उसका रिकॉर्ड आपके पास आ गया। बिल्कुल, अब वो जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो रिकॉर्ड उसका होगा। हमने जो एक्सपीरियंस किया था कि जो सरकारी अस्पतालों में भी और लोग मरीजों के पास रिकॉर्ड कभी भी नहीं रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। जब आप एक दफ़ा ओपीडी में देखा, 2 हफ्ते बाद देखा तो मरीज से पूछो रिकॉर्ड किधर, वो है नहीं उनके पास। एक्सरे गायब है, नहीं है। अगर बहुत अच्छे लोग हो जिन्होंने बचा के भी रख लिया हो, तो जब वो आए उसको खोलें आप तो उसका हाल ऐसा होता था कि उसके घी के डब्बे पड़े हुए हैं, हाँ, चाय के डब्बे पड़े हुए हैं, और मोड़ तोड़ के पड़ा हुआ, तो उसको खोलते ही आपको ये हो जाता था। तो हमने डे 1 यही सोचा कि देखें, और उनसे एक्सपेक्ट करना है कि वो उस रिकॉर्ड को संभाल के रखेंगे। कच्ची आबादियों में रहते हुए जहाँ बारिश का पानी आता है तो सब कुछ रुड़ जाता है, तो ये कहाँ मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको पेपरलेस करेंगे। पेपरलेस किया, कैशलेस किया, और हमने ये कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। सही। किसी को प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो सिस्टम ही आपको अलाउ नहीं करता। ये आपका दूसरा असूल था कि जो पहले आ जाएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, उसको आएगा। क्योंकि 150 बेड वो माइक्रोडॉप एंड नोशन था उस वक्त ना, कराची की कोई करोड़ों की आबादी, करोड़ से ऊपर की आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो उसने उसूल बना दिए, उसमें ये था। और फिर दूसरा ये था कि हमने क्वालिटी केयर करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। सही। और क्वालिटी का बेंचमार्क हमने ये रखा कि जहाँ हम अपना इलाज कराएं। ओके, मैं कहता ये तो बहुत ही अहम बात किया आपने। जैसे वो है ना कि होटल का मालिक अपने होटल में खाना खा रहा है तो आप भी खा रहे हैं, तो फिर होटल सही है, इसका मतलब सही है। तो इसी तरह अगर हम अपना इलाज कराएंगे, और हमने ये कहा था कि इंसान सब बराबर है, बेशक। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरा इलाज लंदन में हो, क्लीवलैंड में अमेरिका में हो, और यहाँ मैं ऐसे ही अस्पताल बना दूँ जहाँ पर कोई क्वालिटी का वो ना हो। वो हमने ये 3 चीज़ें, ये हमारे बेंचमार्क थे। और इज्जत नफ्स के साथ, किसी की इज्जत नफ्स मजबूर ना हो, किसी को एहसास ही ना हो कि यहाँ पर उसका इलाज चैरिटी से किया है। हम इसको चैरिटी हॉस्पिटल नहीं कहते, सही। हम इसको फ्री हॉस्पिटल कहते हैं। बहुत अच्छे उसूल आपने मुतय्यन किए और उसी को लेके आप लोग चल रहे हैं। लेकिन चूंकि आपका अपना शोबा जो है वो हार्ट का है, तो आप ने इस हॉस्पिटल में कोई ख़ास डिपार्टमेंट फिर हार्ट के लिए बनाया? देखिए, हमने जब शुरू किया था तो हमारा नज़रिया ये था कि जो गरीब आदमी है ना, उसके ऊपर बोझ जो पड़ता है ना, अगर किसी की सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे किसी किस्म की सर्जरी हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, हार्ट की हो, ऑर्थोपेडिक्स की भी हो, तो हमने टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। सही। और उसमें इंटरवेंशंस के लिए कि जहाँ पर ये काम होगा। क्योंकि उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने शुरू किया था तो एक मजदूर की तनख्वाह महीने की कोई 2000 रुपये होती थी। सही। और एक छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए 10,000 रुपये, ये मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल की बात है। जी बिल्कुल। तो एक मजीद फिर वो 6 महीने के लिए आउट ऑफ जॉब होता है, क्योंकि रेस्ट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो 6 महीने की तनख्वाह उसकी एक ऑपरेशन में निकल जाए। बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा कि जी ऐसा हॉस्पिटल बनाते हैं। लेकिन हमें अंदाज़ा जब शुरू में ही हो गया कि जब मरीज़ 60% से 70% मरीज़ ऐसे थे जिनको अस्पताल आना नहीं चाहिए था। अच्छा। और उनको फिर प्राइमरी केयर की तरफ होना चाहिए था, अपने घर के पास इलाज होना चाहिए था। बिल्कुल सही। तो अब हमारा फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हमने प्राइमरी केयर की तरफ तवज्जो देना शुरू की। और तब एहसास हुआ कि जब तक हम प्राइमरी केयर को ठीक नहीं करेंगे, हमको बड़े बड़े अस्पताल बनाने पड़ेंगे। अच्छा, सही। हमारे इस वक्त प्राइमरी केयर की क्लिनिक्स जो है, एक तो है प्राइमरी केयर की क्लिनिक्स, वो तकरीबन 100 से ऊपर है हमारी। ये आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। क्योंकि जब हमने शुरू किया, एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ था, जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं ये चलेगा नहीं, किसी ने 1 महीना 6 महीना साल दिया कि आप पैसे देना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 11 अगस्त 2024 में हम 17 साल के हो गए। माशाल्लाह, जवान हो गए। एक हॉस्पिटल पे ताकतवर हो गए, और अब इसको पूरी तवानाई के साथ आगे लेके चल, जरूरतमंदी के साथ आगे लेके चलना है। तो आप समझते हैं कि ये जो आप लोगों ने बनाए क्लिनिक्स, इससे फ़ायदा हुआ? फिर डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। इसमें यह है कि जी इतना फ़ायदा हुआ कि फिर हमको, फिर दूसरा हमने प्रिवेंटिव साइड पे काम किया, कम्युनिटी को एजुकेट करना शुरू किया। सही। क्योंकि देखिए 60% बीमारियाँ वाटर बॉर्न है।
पानी साफ दे दूं मैं उनको ना, और उनको कह दूं कि हाथ धो लें सिर्फ, सही, खाने से पहले हाथ धो लिया करें और खाने के बाद हाथ धो लिया करें, तो आप समझ लें कि 60% बीमारियां आप बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने उस तरफ काम करना शुरू किया, लोगों को एजुकेट कर, लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से है, तो वो एजुकेशन शुरू की। फिर इसके अलावा हमने हमारे फिर मोबाइल क्लिनिक शुरू करने शुरू किए। कुछ जगह पे ऐसी हम उन जगहों पे जाने लगे जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता था। अच्छा, अपने मोबाइल क्लिनिक? जी, मोबाइल क्लिनिक के साथ। फिर उसके साथ कुछ ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल क्लिनिक भी नहीं जा सकती, जहाँ पर स्टाफ भी नहीं मिलता है। फिर हमने टेली मेडिसिन शुरू कर दिया था कि वहाँ पर हम थ्रू टेली मेडिसिन करना शुरू कर दिया। तो अभी भी पोटेंशियल ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपको एहसास होता गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है और अब इस चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को आप एड्रेस करके आगे बढ़ते गए और चीज़ों को आगे बढ़ाते गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपने बताया कि 100 क्लिनिक्स हैं आप लोगों के, और जो बलूचिस्तान का मैं आपसे प्रोग्राम से पहले भी जिक्र कर रही थी कि बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा सूबा है जहाँ पे सहूलियात की बहुत कमी है, तो वहाँ पर आपके ये क्लिनिक्स या आपके हॉस्पिटल जो हैं वो उनका क्या मेयार है? वहाँ पर बलूचिस्तान में काम करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी सबकी, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर एक महरूमी का एहसास है उनको। फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और फिर अभी 2 साल पहले जो सैलाब आया तो उसका जो रहा सहा उसको भी उनको नुकसान पहुंचा, और उन बेचारों को वहाँ से सिंध आना पड़ता है इलाज के लिए, या पंजाब जाते हैं वो लोग बेचारे। तो उस वक्त हमने एहसास किया। तो अब हमारे जो है ना, हमारे बच्चों को कैंसर का सबसे बड़ा यूनिट है कराची, तो उसके अब हमने सब यूनिट बनाना शुरू कर दिए। तो क्वेटा में हमारा एक यूनिट वहाँ पर है, गवादर का GDA हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इस वक्त फिर अभी जो है ना डेरा बुख्ती में एक हॉस्पिटल हमने टेक ओवर किया है। अभी फिर हमारे रेकोडेक के साथ हम नौकंडी में, चागी में, अच्छा, ये हमारे क्लिनिक्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मोबाइल क्लिनिक्स हमारे नसीराबाद में, जाफराबाद में यहाँ बढ़ रहा है, और इसकी ज़रूरत भी है और इसको हमने और बढ़ाना है हमारा इसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने जो ज़लज़ला आया 2007 वाला, उसमें भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में कुछ बताइएगा। 2005 में जैसे हमने यहाँ शुरू कर दिया था काम अपना हॉस्पिटल बनाना मई के महीने में, अक्टूबर में वहाँ ज़लज़ला आ गया था। जी बिल्कुल। फिर हम वहाँ चले गए सब लोग, तो यहाँ काम हम बंद कर दिया हमने। सही। और 1 साल हम वहाँ रहे। हमने मोबाइल, जी मोबाइल हॉस्पिटल हमने एक कंटेनर्स के अंदर हॉस्पिटल बनाया था। अच्छा, जो हम फिर लेके जो है तो मुजफ्फराबाद, लेकिन फिर वहाँ कोई मसाइल हो गए तो फिर हमने उसको यहाँ पर ले आए थे, KPK में एक इलाका था। तो किन एरियाज को कवर किया उन दिनों में? जहाँ जो जैसे बालाकोट था और आसपास के इलाके, बालाकोट में हम ले गए थे। तो बालाकोट में हमने वहाँ पर लेकर वो एस्टेब्लिश किया, 1 साल वहाँ रहे। फिर हम लोग वापस आ गए, हमने फिर उसको हैंड ओवर कर दिया था पीमा को कि आप लोग चलाएं आइंदा के लिए, क्योंकि हमको फिर कराची को देखना था कि इसको दोबारा शुरू करें। जी बिल्कुल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे आप लोग। सही। इसके अलावा मैंने ये भी सुना कि आप लोगों ने एक बोर्ड क्लिनिक भी शुरू किया। वो क्या आप लोगों का प्रोजेक्ट है? देखिए, हमारा ये जो सदर्न पंजाब का इलाका जो है, राजनपुर का इलाका, रोजान का इलाका, ये रेमिया खान से थोड़ा आगे, ये पूरा इलाका जो है ना, गर्मियों में दरिया सिंध जो होता है वो बहुत ही होता है, तो वहाँ पर एक्सेस नहीं होता लोगों को लैंड पे जाने के लिए। और दिन लगते हैं। और कच्चे का इलाका जो है जहाँ पर आपको बता देते थे वहाँ पर, तो उस ज़माने में फिर हमने सोचा कि वहाँ कुछ करना चाहिए, तो हमने फिर बोट क्लिनिक का इजरा किया। उसके कोई 5-7 डॉक स्टेशन बने हुए हैं जहाँ हम जाते हैं और वहाँ पर उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो अभी कंटिन्यू है? वो अभी कंटिन्यू, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि सैलाब की वजह से हमारी बोट को कुछ नुकसान पहुंचा था, उसकी रिपेयरिंग हो रही है। सही। लेकिन वो चलता रहा। और आप यकीन करें, आज से कोई 3-4-5 साल पहले शुरू हुआ था। तो जिस वक्त हम गए थे तो पहली दफ़ा उन्होंने डॉक्टर की शक्ल देखी थी अपनी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा। मतलब उन लोगों को ये पता ही नहीं कि ये फैसिलिटीज भी होते हैं, डॉक्टर भी कोई शख्सियत होती है। तो इतनी महरूमी होती है। तो फिर जब ऐसे बहुत सारे इलाके इस वक्त पाकिस्तान के इलाकों में, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर एक्सेस मुश्किल है, बहुत सारी वहाँ पर होम डिलीवरीज हो रही होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, और उस पर जब कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनको नीचे आने में 7-8 घंटे लगते हैं, कंधों पे लेके आते हैं वो लोग।
तो डॉक्टर साहब ये जो इतने रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर आप लोगों ने इतने मुश्किल काम किए हैं, क्या कभी कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली या गवर्नमेंट को आप लोगों ने कोई गाइडलाइंस दी कि आप वहाँ पर जो है इस तरह का कोई काम कर सके जहाँ पर लोगों को इतनी शदीद ज़रूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद होता है, अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं रही होते। तो हमने जब हम बना रहे थे ये तो लोग हमसे ये कहते थे आपका काम तो नहीं है, हुकूमत का काम है। सही। तो 2007 में पाकिस्तान को बने हुए 60 साल हो चुके थे। तो हमने कहा कि सिविल सोसाइटी ने एजुटेशन भी किया, एडवोकेसी भी हुई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सही। तो हमने कहा कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं और फिर पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा। बिल्कुल। अल्लाह के पास जब हमने जाना है, अल्लाह मियां ने हमसे हमारे बारे में पूछता है, किसी और के बारे में सवाल नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 इयर्स गवर्नमेंट से हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, ये हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, कोई आज से पिछले दिसंबर तक कोई 15 हॉस्पिटल थे पूरे पाकिस्तान में, जो कि उसमें से 10 हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे जो हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हमने टेक ओवर किए और हम चला रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से चल रहे थे। 5 हॉस्पिटल जब गवर्नमेंट हमसे वापस ले लिए थे कि उनकी कुछ और उसमें कैंसर का यूनिट शुरू करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इसके बाद 3 और ऐड हो गए, दूसरे तो 13 पे आ गए और अभी भी और ऐड होने चाहेंगे। तो हम तो हमारा मकसद ये होता है कि कैपेसिटी को बिल्ड करें, उसको अपने पैर पे खड़ा करें और फिर हैंड ओवर कर दें कि वो लोग उसको चलाते रहें। सही, बहुत अच्छा है। और ये जो डेफ एंड डम्ब बच्चों के हवाले से आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे जो बच्चे पैदाइशी पैदा होते हैं डेफ, जो सुन नहीं सकते, देखिए बच्चा जो है ना बोलता उस वक्त है जब वो सुनता है। बिल्कुल। जब वो सुनता है तो फिर वो उसके ब्रेन में उसकी वो आ जाती है और फिर वो बोलना शुरू होता है। जब वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। तो इट इज़ नॉट ओनली दिस के। तो कुछ लोगों की वो हेयरिंग इम्पेयर्ड होती है, कुछ की बिल्कुल नहीं होती। इम्पेयर्ड होती है तो आप उसको वो हेयरिंग एड लगा देते हैं तो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। लेकिन इम्पेयर जो लॉस वाली होती है, जिसकी हेयरिंग होती नहीं है, तो उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि एक चीज़ कहलाती है कॉकलियर इम्प्लांट, जिसको आप बायोनिक ईयर कह दें या इलेक्ट्रॉनिक ईयर कह दें, जो कि जिसकी एक लीड जाके ब्रेन में उस जगह जाती है जहाँ पर सुनाई देता है इंसान का। इंसान के ब्रेन की बॉडी के सब डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन में एक नक्शा बना हुआ है कि कहाँ पर क्या है, तो उससे फिर वो सुनना शुरू करता है। तो ये कोई पीस है जो आप लोग कहीं लगा देते हैं? ये पूरी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक लीड होती है जो कि ब्रेन के अंदर जाके लगती है। अच्छा। और फिर उसका जो बैटरी शेटरी जो उसका ट्रांसफर वो पीछे कान के पीछे रखा हुआ होता है, वो कनेक्टेड होता है लीड के साथ। तो वो एक जो यूनिट ही उसका तकरीबन समझे कि $12,000 का आता है। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि $1 के, फिर ऑपरेशन के खर्चे, फिर उसके टेस्ट होने होते हैं कि ऑपरेशन से लंबा प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है कि उसको स्पीच थेरेपी चाहिए होती है, उसको बोला नहीं होता है तो बोलना शुरू करता है, सुनता है तो बोलता है। तो वो फिर एक लंबा प्रोसेस है, 2, 2.5, 3 साल लगते हैं। और इसमें हम अपने अलावा जो स्पीच थेरेपिस्ट के अलावा फैमिली का बड़ा रोल होता है। अच्छा। क्योंकि वो भी आप तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा आएंगे या रोज़ भी आए, लेकिन 24 घंटे अगर अपने माँ बाप ने उसके साथ काम किया, बहन भाइयों ने काम किया, तो वो बहुत जल्दी बोलना शुरू, जल्द रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल। तो इससे ये आप लोग अभी बच्चों के लेवल पे आप लोग शुरू कर चुके हैं। होता है और जो बड़े होते हैं, कुछ जो बड़े हो जाते हैं, जो बोलते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन कभी किसी बीमारी की वजह से उनकी हेयरिंग चली जाती है, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो उसमें फिर आसानी होती है कि आपने से वो लगा दिया तो सुनता, बोलता तो वो जानता है, सुन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है ना जो आपने कहा बाय बर्थ ही होता है, एक वो होता है जो एज के साथ बड़ी उम्र में हो जाता है। तो क्या वो जो पीस जो आप यूज करते हैं वो दोनों का एक ही होता है? नहीं, उसमें साइज का फर्क होता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी है इम्प्लांट वही चीज़ है। ओके। उसमें आसानी ये है कि आपको फिर रिहेबिलिटेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो तो बोलता है, उसने जो सुना तो जवाब दे देगा आपको कि ये इसका सवाल ये है। ये उम्मत बीमारियों से हो जाता है और ये उसमें होता है जिसमें कंप्लीट डेफनेस हो, मतलब सुन ही ना सके। अगर इम्पेयर्ड हो और वो हेयरिंग एड से वो सुन सके तो उसको हेयरिंग एड से गुजारा होता है उसका। तो ये हमारे यहाँ क्या कितने % है जो इस तरह का केसेस? देखिए, हमारे समझे कि हर 1000 जो बच्चा पैदा होता है उसमें एक ऐसा बच्चा होता है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है। अच्छा। और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि डेफ होते हैं पूरे।
तो अगर आप 1000 में अगर देख लें कि जी एक भी हो तो आप सोच लें कि कितने होंगे। बेशक। और फिर इसका इलाज इतना महंगा के इलाज के अलावा इसका टाइम बाउंड भी है ना, कि आपने अगर 5 साल की उम्र से पहले लगा दिया इम्प्लांट को तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह इतने बहुत से काम आप कर रहे हैं और एक तवील अरसा हो गया ना, और कभी मतलब आप खुद भी सोचते होंगे कि ये जो इतने बहुत से मैं काम कर रहा हूँ ये एक अल्लाह ताला की अता है बेशक, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है चुन लेता है अपने इन कामों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके बावजूद कि आपको हर तरह से मदद भी मिल रही है अल्लाह की तरफ से, बंदों की तरफ से, आप खुद क्या महसूस करते हैं कि आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है कि आप आगे का सोचते हैं और मज़ीद प्लान करते हैं और फिर एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं? देखिए, एनर्जी जो मिलती है ना वो जो आप दिन के बाद देख रहे होते हैं। अच्छा, वही लोग जो आपके पास जब आप सुबह जाते हैं, देखिए जब आप सुबह काम पे जाते हैं ना, तो जब अब दाखिल होता हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और ये खुशी के आंसू होते हैं, सही, तशक्कुर के आंसू होते हैं कि इतने लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। जब मैं गफीर होता है बेशक, तो आदमी ये सोचता है क्या मैं इस काबिल था कि अल्लाह ताला ने मुझसे इतना बड़ा काम ले लिया। बेशक बेशक। और वो कहते हैं फिर उसमें फिर आदमी कहता है और करना चाहिए, क्योंकि जो है ना आपको जितनी कैपेसिटी आपने कर भी ली वो ओवरवेल्म हो चुकी है, और लोग आते हैं, आपको फोन आ रहे होते हैं कि बेड नहीं है, बेड दे दें। अच्छा, अभी भी ये हाल होता है? नहीं, अभी तो बहुत और होता रहेगा इसी तरीके से, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है। और जब तक के जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी केयर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमको ये करते रहना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हम अगर मुसलसल काम करते रहें इसी तरह जैसे आप कर रहे हैं और कुछ और लोगों का शामिल होना भी ज़रूरी है, तो हम कितने अरसे में पाकिस्तान के लिए प्राइमरी केयर के यूनिट्स बना सकते हैं? देखिए, फैसला आज करना होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हमने आज फैसला कर लिया और डिटरमिन हो गए कि हमने ये करना है, सही, तो टाइम इज़ नॉट एन इशू। सही, फैसला हो जाए, हमको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हमने ये करना है। देखें, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम सबको जब तक कुछ और ऐसा काम नहीं करेंगे डेवलपमेंट का, जब तक कि हम इस मुल्क के तमाम लोगों को साफ पानी और सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये तो बुनियाद है ना। ये फैसला कर लें हम, और तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे अभी थोड़ा सा करेंगे तो उधर करेंगे, तो जितना प्रायोरिटी आपकी डिले होगी वो उतना ही आगे बढ़ के जाएगा। फैसला आज करना है और ये करना है, और मिल के करना है सबने। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? हमारा अगला प्रोजेक्ट एक तो ये कराची वाले को कंप्लीट करना है। सही। ये कोई अभी हम लोग 300 बेड के ऊपर हैं, और हम फेज़ 1 इंशाल्लाह अभी शुरू कर दिया, इसमें मूवमेंट शुरू कर दी है। इमरजेंसी हमारी नई बिल्डिंग में मूव हो गई है, ओपीडी में मूव हो गई है, और पहला फेज़ कोई तकरीबन 500 बेड पे चला जाएगा ये जाके। अच्छा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमको 2026 तक तो इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। लाहौर में हमारा 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, 100 बेड ऑपरेशनल है, उसको भी हमने अगले 1.5-2 साल के अंदर 600 के 600 ऑपरेशनल करने हैं। लाहौर में एक किस एरिया में? जुबली टाउन के अंदर। अच्छा, जुबली टाउन में। फिर जो हमारा अपना ये था कि हम हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जैसे पेशावर में एक होना है और क्वेटा में एक होना है, और फिर जेके में भी एक बनना है, और फिर एक गिलगित बल्तिस्तान में भी एक बनना है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट आप लोग जिस पे बात अभी आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ पेपर पे काम किया हुआ होगा ना कि ये हमने इस तरह से लेके चलना है और फ्यूचर में हमने इन चीज़ों को पूरा करना है। बिल्कुल, और उसी तरह से आप उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ना ये काम जो होते हैं, ख़ासतौर पर चैरिटी के जो काम होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी पे होते हैं। तो कोई उसको ग्रैब कर लिया किस्मत, कोई यहाँ से आ गया, कोई आ गया, कल कोई आ जाए कि जी मैंने अस्पताल बना के दे देना और चलाने के पैसे भी दे देना है, तो मैं तो वहीं शुरू हो जाऊँगा। बिल्कुल सही। तो और ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, और इसको हम लेके चलना है, आगे बढ़ाना है इसको इंशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस पूरे प्रोजेक्ट के कामों में जितने आपने किए हैं माशाल्लाह से, कोई एक लम्हा ऐसा आया जब आपको लगा हो कि नहीं मैं फंस गया हूँ, बस मुझे पता नहीं मैं निकल पाऊँगा कि नहीं, और ये हो पाएगा कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? देखें, एक तो इंसान है हम लोग, फरिश्ते तो है नहीं। सही। चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस के लिए लेकिन कभी ऐसा नहीं, मैं अपने आप की स्ट्रेंथ जो समझता हूँ, और एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ, ये इसका होना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो चल नहीं सकते। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते ना कि जी जिन्होंने यहाँ पहुँचाया तो उन लोगों की वजह से पहुँचे हैं हम लोग।
असल टीम वही होती है जो आगाज में आपके साथ होती है, बाद में तो फिर ऐड भी होते गए और वो तो फिर सब आ जाते हैं। हर दफा नए आते, कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने, जैसे हमारा ब्लड सेंटर में डॉक्टर सबा जमाल ने ज्वाइन किया, कैंसर के सेंटर में डॉक्टर शैम्बिल आ गए, डॉक्टर जफर ज़ैदी शुरू से हैं, डॉक्टर अमीन शुरू से हैं, लेकिन और ऐड होते जा रहे हैं और पैशनेट लोग मिलते जा रहे हैं, जो कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, बेशक, तो अच्छे लोगों को अच्छे लोग खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही और है। वो लोग सब साथ जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपकी इन प्रोजेक्ट्स में कोई वॉलंटियर्स की भी जरूरत होती है और वो आते हैं? वॉलंटियर्स की भी जरूरत है, वॉलंटियर्स आते हैं हमारे जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, और वो उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि जी जिस मुल्क में हमको बनाया, अब हम काम वहाँ कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो अपने मुल्क में कुछ करना है। और उम्र के एक हिस्से में जाके ये अपनी जो गिल्ट और सामने आती है, तो कहते कुछ और करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि ऑपरेट भी करते हैं, सामान ऑपरेशन का सामान भी लेके आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाली टीम आती है, जॉइंट्स भी लेके आती है। और अब ज़्यादातर मुझसे ये हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं लोग, और ये नेशन की बात है, पाकिस्तानी इज़ अ गुड फिलैंथ्रोपिक नेशन। बिल्कुल। तो बाहर जो लोग होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी है उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम लोग तो आदी हो गए ना यहाँ के हालात के, तो हमें तो कुछ पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। ऐसे ही है। तो यहाँ कोई पटाखा फूटता है, वो कहते हैं बम फट गया, तो वहाँ पर उनका रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो बट वही लेकिन एज ए होल जो है हमारी पूरी जो नेशन है वो ऐसे तमाम कामों में मिलकर काम करती है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रेंथ दूसरी मैं समझता हूँ, वो हमारे पास जो अरबों दुआएं हैं मरीजों की, जो है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से वो हो रही, तो वो एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है वो हमारा यकीन है, वो तो बुनियाद है। बुनियाद है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, ये फैमिली का मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप जिस तरह 24 घंटे वहाँ बैठे होते हैं अपने पेशेंट्स को लेकर, लोगों को लेकर, फैमिली के को तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा। देखें, वो फैमिली के सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता है। तो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। अच्छा। और वो उनको भी अंदाज़ा हो गया था, और उनसे पहले मेरी बातचीत हुई थी, शादी से पहले ही मैंने कहा था कि मैं इस किस्म का आदमी और मुझे ये करना है। सही। तो फैसला आप कर लें, अभी भी वक्त है, शादी से पहले ही फैसला हो सकता है। टफ लाइफ आगे है, बहुत टफ लाइफ आगे है, चैलेंजेस के साथ। तो उन्होंने कहा जो आप करना है मैं आपके साथ हूँ, और वो फिर साथ रही हैं। उन्होंने फिर जो इस वक्त भी मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा काम करती, और अच्छा, उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया, और हमारा मदर एंड चाइल्ड का हॉस्पिटल जब हमने 2015 में शुरू किया था, जो हमसे कुरंगी में ही है, तो उसकी कैंपस हेड रही हैं। आजकल वो हेड ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस हैं। सही। तो उनका औरतों का रोल बहुत बड़ा होता है, और मैं समझता हूँ कि जी उन्होंने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया है, उन्होंने घर को संभाला है, बच्चों के साथ संभालना होता है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को लेके साथ चला है। तो बच्चों ने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मैं जो भी क्वालिटी टाइम दे सकता था मैंने उनको दिया है। उनको तो मैं बच्चों को नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक खुद छोड़ा करता था सुबह। अच्छा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने सुबह से किया था कि ये बहुत ज़रूरी था, और तो माशाल्लाह, और वो मैं हमेशा बरमला करता हूँ कि जी हम मर्द हज़रात जो है ना कितना काम करते होंगे, 18 घंटे दिन में, ख़वातीन 24 घंटे काम करती हैं, तो उनकी मल्टीटास्किंग होती है, घर को भी देखना है, एक साथ कई काम चल रहे होते हैं। तो घर पे मेरे जो है ना जनरेटर में डीजल है कि नहीं है, जनरेटर ऑन कैसे होता है, पानी में टंकी में पानी है कि नहीं है, टैंकर कहाँ से आता है, और ये सब चीज़ें का मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, तो उनको पता होता है, वो सब वो कर रहे होते हैं। तो वो जो पता लग जाता है कि जी काम कोई हिच नहीं आती है, तो इसका मतलब जब कोई मुश्किल काम आता है कि जी, तो तब वो मुझे आपके नॉलेज में आता है, तभी वो बहुत कम आता है। डॉक्टर साहब, अगर अपनी इस पूरी ज़िंदगी में जो आपने ये जो एफर्ट्स की हैं और लोगों के लिए इतना काम किया, अगर आप इसको चंद लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो किस तरह करेंगे? चंद लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा यकीन और गैर मुतज़लज़ल यकीन और यहाँ से था, वो पाकिस्तानियों की जेनरोसिटी, पाकिस्तान में और पाकिस्तानी से बाहर, मरीज़ों की दुआएं, और हमारी टीम जो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक। बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात की है। और वे हम कहते हैं ना कि जी
पेशेंट सेंटर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, मैं कहता हूँ पीपल सेंटर्ड होना चाहिए। बहुत प्यारी बात। आपका स्टाफ, मरीज़ और मरीज़ के अटेंडेंट, बिल्कुल, तो सबको अगर सबका ख्याल करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छी निकलेगी। बेशक ऐसे ही है। बहुत प्यारी बात की आपने। और ये जो आपने कहा ना कि गार्ड से लेकर और टॉप मैनेजमेंट तक, तो हम बाज़ दफ़ा उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, जो मुश्किल में आगे बढ़ के हमें चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं। मैं इनको कहता हूँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं इनको कहता हूँ, कैनेडी जब वो नासा जब ये के दौरे पे गए थे, जब अमेरिका चांद पे जा रहा था, तो पहला आदमी उसको मिला हाउसकीपिंग वाला। तो उसने पूछा व्हाट डू यू डू हियर? उसने कहा आई एम हेल्पिंग यूएस टू रीच टू द मून। वाह, बहुत अच्छा। हाउसकीपिंग वाला, सही, ठीक है ना। तो मैं भी अपने स्टाफ को ये कहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप मरीज को सेहत के साथ घर पहुँचा रहे हैं। सही। अगर हाउसकीपिंग वाला काम सही ना करे तो इन्फेक्शन होगा और मरीज सेहतमंद नहीं होगा। जो काम हाउसकीपिंग का है ना, वो हम कोई नहीं कर सकता। हाउसकीपिंग वाला हमारा काम कर सकता है, मैं उसको सिखा दूं तो वो नर्सिंग कर सकता है, लेकिन वो वाला काम नर्स वो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, हर काम के लिए एक शख्स जो है वो साइन हुआ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने क्लिनिक्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक तो सब तो ये है कि हम सब कहते हैं कि जी 65% ऑफ पॉपुलेशन इज़ यूथ, 15 से लेके 45 तक की जो भी है, 35 तक के लिए है, उनको डायरेक्शन सही मिलना चाहिए। और उसके लिए ये है कि हमारे 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक तो ये इंडस तरबियत, जो क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक होता है। अच्छा। तो उसके अंदर हम ये इंस्टिल करते हैं कि आप सेविंग करें, अपने पर खर्च करें और किसी ज़रूरतमंद के लिए खर्च करें। मुझे सिर्फ इंडस को ना दे, सही, लेकिन एक आदत बन जाए ना, तो आप एक गिविंग बढ़ते रहते हैं। सही। फिर उसके बाद जो होती है वो इंडस यकीन आता है, जो कि उसमें आई होप का भी होता है कि जिनको वॉलंटियरिंग करते हैं, हमको ज़रूरत होती है मरीज़ों को थोड़ी हेल्प करना, ये सब कुछ करना, और इसमें हमारे इस मिशन को लेके आगे चलने के लिए ज़रूरत है। दूसरा, यूथ के लिए मेरा पैगाम ये होता है कि जी आप जो है ना, ख्वाब बड़े देखें, विजन बड़ा होना चाहिए। और बड़े ख्वाब के लिए, बड़े विजन के लिए 2 प्रीरिक्विजिट है। एक तो वही है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है और आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्योंकि किसी इंसान का विजन जो है ना, उसकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होता, वो एक रास्ता बना देते हैं। हमारा विजन ये है कि जी इंडस ग्लोबली हो, माशाल्लाह, तो ये हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने हमसे अप्रोच करना शुरू किया, इसको रेप्लिकेट करें मुल्क से बाहर। तो हो सकता है एक जनरेशन बाद इंडस पूरे दुनिया में होगा या 2 दुनिया में होगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए रिसोर्सेज, क्योंकि जो ये कर रहा है ना, वो ज़ात के पास ना रिसोर्सेज की कमी है, बेशक, ना वक्त की कमी है और ना डायरेक्शन की कमी है। उसने लोगों को सब कुछ बना के देना है, उसको कैसे लेके चलना है, किसकी किस्मत है कि उसको अल्लाह ने किसको चुनना है, उसमें डालना है। तो इसमें यूथ को कैसे आप इन्वॉल्व करेंगे? यूथ हमारे पास एज अ वॉलंटियर काम करे। एक तो ये है कि अब तो सारी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कोई वॉलंटियर वर्क चाहिए। सही। और हमारा जो वॉलंटियर्स आए, और मेरे पास 2008 में जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था वॉलंटियरिज्म का, तो वो हमारे पास उन्होंने फिर कुछ उसमें से डॉक्टर बने। अच्छा। डॉक्टर बनने के बाद इंडस में उन्होंने ट्रेनिंग की। अच्छा, और फिर हमारे पास ही कंसल्टेंट भी लग गए। बहुत ज़बरदस्त। तो वो मैं तो कोई मुझसे पूछता है कि हॉस्पिटल सस्टेन कैसे करेगा, मैंने कहा ये यूथ करेगा सस्टेन। बहुत अच्छी बात। पैसे तो मिल जाएंगे, देखिए देना हमें, ज़कात सबको देनी है, जब तक जिंदा है, जब तक सब भी लगेगी, वो हर एक की ज़कात उसके वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। बल्कि आपने जो ज़कात की जो बात की डॉक्टर साहब, मुझे ख्याल आया, आप लोग ज़ाहिर है जो आप लोगों को फंड्स चाहिए होते हैं और वो लोग कराची के हों, पूरे पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान से बाहर हो, इसमें वो हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसा आप लोगों को कोई नंबर है या कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो आप बताना चाहेंगे? हमारी वेबसाइट है, अच्छा, जो कि इसको www.indushospital.org.pk, उसमें तमाम डिटेल्स मौजूद है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली रजिस्टर्ड चैरिटी है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। यूएस में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप में भी है, यूएई में भी है,
यानी अगर कोई भी कुछ देना चाहे तो वो उसमें जाके चेक करके वेबसाइट पे जाएगा तो उस किसी भी मुल्क को क्लिक करेगा वहाँ पहुँच जाएगा, उसको बड़ी आसानी से है। ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डू। और देखें जो हमारा खर्चा है इसको चलाने के लिए कोई मसला नहीं है। आपको ये एक नंबर चाहिए होता है कि इतने सारे लोग जो है ना इतने पैसे जमा कर दें। सही। मेरा खर्चा इस वक्त अगर मेरा देखें कुछ 57 अरब रुपए का खर्चा है। 57 अरब रुपए का खर्चा है। तो अगर 60 अरब हो जाए तो 5 अरब रुपए महीने का होता है। सही। ठीक है ना। 5 लाख आदमी 10,000 रुपए माहाना बांध दें। सही। तो ये कोई मसला नहीं है पूरी दुनिया में 5 लाख आदमी इलाज करना। बिल्कुल। और किसी पे बोझ भी नहीं है। सही। तो ये बड़े आराम से हो सकता है, इस पे कुछ भी नहीं है। 5 अरब रुपए बन जाते हैं। बस वो छोटी सी एक सोच की बात है कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उसमें जरूरी नहीं होता कि आप लाखों कुछ डोनेट करें। आप पैसों से, जैसे आपने कहा कि कॉइन से बच्चों ने कॉइन से बन सकता है, अपना हिस्सा शामिल किया। जैसे यूके में मैं जाके कहता हूँ, उनको बोलता हूँ पाउंड अ डे। हाँ बिल्कुल सही है। तो 30 पाउंड महीने के हो गए, 10,000 रुपये महीने के हो गए ना। बहुत अच्छी बात की आपने। डॉक्टर साहब चलते चलते कोई मैसेज आप देना चाहें पाकिस्तानी कौम को खास तौर से? देखिए पाकिस्तानी कौम को मैं सबको कहता कि पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी से बात रहे। पॉजिटिविटी फैलेंगे तो हम जल्दी इंशाल्लाह, देखिए इतना पोटेंशियल इस पल के अंदर है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, अल्लाह पे यकीन करें तो हम अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आपकी एफर्ट है कि आपने जिस तरह से एक बुनियाद रख दी, एक पौधा लगा दिया है, तो ये अब फलदार दरख्त बन चुका है माशाल्लाह से, और लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। ये एक जो दरख्त है, इससे बहुत सारे और दरख्त आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रोग्राम को क्लोज़ करते हुए कृष्ण चंद्र की चंद लाइन्स जो हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप ये जान सकें कि ज़िंदगी है क्या। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या किया। किसी से सच्चे दिल से प्यार किया, किसी दोस्त को नेक सलाह दी, किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नज़र से देखा। जहाँ अंधेरा था वहाँ कभी रोशनी की किरण लेकर गए। जितनी देर जिए उस जीने का मकसद क्या था। बहुत खूबसूरत लाइंस हैं, लेकिन वो हमें ये पैगाम दे रही हैं कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया है उसका एक मकसद है, और वो मकसद उसने ख़ुद तलाश करना है कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में भेजा है तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो आए, खाए, पिए और चला जाए? नहीं, बल्कि उसका एक मकसद है कि वो इंसानियत के लिए क्या कर रहा है, वो अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए क्या कर रहा है, और वो जो उसके प्यारे हैं, ज़रूरतमंद हैं, क्या वो उनके लिए कोई अच्छा काम कर रहा है या उनको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया वो अमर हो जाता है, यानी वो फिर कभी उसको मौत नहीं आती और वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने काम किया है, ये वो लोग होते हैं जो दिलों में हमेशा रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपने इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा पैगाम आने वाली हमारी जो नस्ल है उसके लिए आपने दिया, और उनको मोटिवेट किया कि वो किस तरह से बहुत छोटे से सरमाए के साथ भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब अपने पूरे कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।